तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग विषय पर। और आइए अब हमारे आज के कार्यक्रम में जो विषय है, सबसे पहले इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे टमाटर और मिर्च में समसामयिक कार्यों की। इसके साथ ही आज आपको हम जानकारी देंगे गन्ने के साथ अंतःफसलीय देखभाल को लेकर भी, यानी किस तरीके से देखिए आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए सजग होना, जागरूक होना बेहद ज़रूरी। इसके साथ ही इन विषय से संबंधित अगर आप अपना कुछ सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका भी परिचय आपसे हम करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। और इसके साथ ही आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी। आप प्रसार अधिकारी हैं गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पाठक आपका भी। जी, तो देखिए जैसा हमने आपको बताया कि आज दोनों विषय रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण। और जब बात की जाती है समसामयिक कार्यों को लेकर, यानी अभी के जो समय चल रहा है उसमें कितना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी फसल की सही से देखभाल कर पाएँ, कौन से कृषि कार्य आपको ऐसे अभी के इस महीने में करने होंगे, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ख़ासतौर से टमाटर और मिर्च की खेती की अगर बात की जाए यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन, कितना महत्वपूर्ण है किसान, क्योंकि अब सर्दियों का जो मौसम चल रहा है, कई तरह का प्रभाव जो है तापमान की वजह से हम देखते हैं कि हमारी जो उत्पादन है उस पर भी पड़ता है। लेकिन कैसे उससे हम बच सकते हैं, किस तरह का प्रभाव है और कितनी देखभाल जो है इस समय में ज़रूरी हो जाती है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। टमाटर जो है आमतौर पे गर्म मौसम की सब्जी होती है और जब रात का तापमान अगर 15 से 20 डिग्री के आसपास अगर होता है तो उसमें जो फल लगते हैं वो सबसे अच्छी अवस्था में लगते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब उत्तर भारतीय मैदानी भागों की भी अगर हम बात करें तो यहाँ जो टमाटर की फसल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने की ही फसल होती है जी। लेकिन जब हम दक्षिणी भारत की बात करें तो वहाँ पे एक बार टमाटर लगने के बाद, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे एक बार अगर आप फसल लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक चलती है। हमारे यहाँ या तो बहुत अधिक कभी गर्मी आ जाती है या फिर कभी बहुत अधिक जाड़ा आ जाता है जी। जिस कारण से टमाटर की जो फसल होती है वो छोटी होती है। और किसान भाइयों को मुनाफा बढ़ाने के लिए हमेशा किसान भाइयों को ये कहा जाता है कि आप अपनी फसल में कुछ न कुछ ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे कि आपकी फसल या तो थोड़ी जल्दी आ जाए मार्केट में या थोड़ा लेट से आए, जिससे कि आपका मुनाफा आपका बराबर हो। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा भी कि अब अगर अभी जो मौसम है इसमें खास करके पाला पड़ने की संभावना होती है और जो टमाटर की फसल होती है ये सर्दी में पाला को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता जी। तो हमें सबसे जो बचाव है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो हमारे इस मैदानी इलाके के जो खास करके किसान भाई होंगे जिन्होंने टमाटर की फसल की रुपाई कर ली होगी खेतों में, क्योंकि आमतौर पे नवंबर के महीने में इसकी रुपाई हो जाती है तो उनकी फसल अभी 25 से 30 दिनों की होगी।
तो उन्हें सबसे जो सावधानी बरतनी है कि खेत में नमी की मात्रा बिल्कुल बना के रखें जी। यानी हल्की सिंचाई करनी है, जिससे कि बहुत अधिक नमी भी ना रहे, क्योंकि अगर नमी की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो बहुत सारे जो रोग होते हैं उसकी समस्या बढ़ जाती है जी। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी फॉग भी बनता है, फॉग या स्मॉग, काफी चीजें जो प्रदूषण के कारण भी समस्या होती है, सूरज की किरण कम आती है, कोहरा लगता है, ये जो मौसम होता है इसमें बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। इसीलिए हमें बहुत अधिक पानी भी नहीं डालना है, लेकिन अगर हम नमी बना के रखते हैं तो आने वाले दिनों में जब भी अगर पाले की संभावना होगी तो उससे आप अपनी फसल को बचा सकते। यानी सीधे तौर पर देखिए जो तापमान है वो प्रभावित करता है हमारी इन फसलों को, और कैसे ऐसे मौसम में इनकी सही देखभाल हम कर सकते हैं अच्छी उपज के लिए, इसके बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अच्छी फसल के लिए उसमें समसामयिक कार्य करना जरूरी है। टमाटर वर्गीय सब्जियां हमारे देश में खेती की प्रमुख सब्जी फसलें हैं। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में टमाटर के बसंत ग्रीष्म ऋतु की फसल के लिए पौधशाला में बीज की बुआई कर दें और दिसंबर से जनवरी में तैयार पौध की रुपाई करें। इसके लिए उपयुक्त किस्में व संकर किस्में जैसे पूसा हाइब्रिड 1, पूसा उपहार, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा सदाबहार प्रमुख हैं। अच्छी पैदावार के लिए हल्की निराई गुड़ाई करें और पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा दें। टमाटर की असीमित बढ़वार वाली किस्मों में सहारा ना प्रदान करने से पौधों की बढ़ोतरी और उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और मिट्टी के संपर्क में फल आने से विभिन्न रोगों के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। अच्छी फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। खेतों में खरपतवार नियंत्रण करते समय खुरपी या कुदाल से गुड़ाई कर देने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। सूखे घास फूस की पलवार या पुआल पौधों के नीचे बिछाने से बढ़वार के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम भी हो जाती है। वहीं इस समय खेतों में मिर्ची की फसल अपने बढ़वार की अवस्था में होती है। मिर्च की फसल में शीर्ष मरण और फल सड़न रोग दिखाई दे तो इसकी रोकथाम के लिए मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। झुलसा रोग से मिर्च को बचाने के लिए स्वस्थ बीजों का उपयोग करें। तो जाना आपने किस तरीके से आप अच्छी उपज ले सकते हैं, टमाटर की बात की जाए या बात हो फिर मिर्च की। इसके साथ ही हमारे जो किसान हैं जो गन्ने की खेती करते हैं उसके साथ भी अंतःफसली खेती वो करते हैं और किस तरीके से आप इसके ज़रिए अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इस बारे में यहाँ डॉक्टर संजीव आपसे हम जानना चाहेंगे, जब गन्ने की हमारे किसान जो खेती करते हैं और उसके साथ विकल्प जब हम अंतःफसली खेती का देते हैं, किस तरीके से इसके ज़रिए अगर देखा जाए किसानों के लिए जो आमदनी है वो लगातार जारी रह सकती है, मुनाफा उनका बढ़ सकता है, लेकिन किन बातों का ख्याल उनको रखना होगा? देखिए, शरतकालीन गन्ने के साथ जब हम अंतःफसली खेती की बात करते हैं, पहली बात तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जो गन्ने के साथ अगर हम अंतःफसली खेती करते हैं तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है जी। क्यों? इसलिए कि जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की दो लाइनों के बीच में हम लगभग 4 से 4.5 फीट की दूरी रखते हैं और यह दूरी हम इसलिए रखते हैं कि गन्ने की पत्तियों को फैलने के लिए पूरी जगह मिले, और जब गन्ने की पत्तियों को फैलने की पूरी जगह मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेहतर होगी, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया होगी, जिससे गन्ने की बढ़वार होगी, अच्छी होगी जी। लेकिन जो ये जगह है, इस जगह की आवश्यकता गन्ने को लगभग 130-40 दिन बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो शरत काल में जो हम गन्ने की बुआई करते हैं, जब हम सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुआई कर देते हैं तो गन्ना जो तापक्रम कम होता है दिसंबर और जनवरी में, नवंबर लास्ट दिसंबर जनवरी में जब तापक्रम कम होता है तो गन्ने की बढ़वार बिल्कुल उस समय रुक जाती है जी। तो ये जो हमारा बीच का जो जगह है 4-4.5 फीट की जो जगह है, इस बीच में अगर हम 130-40 दिन की अंतर फसल अगर लेते हैं तो हमें बहुत ही बेहतर लाभ होता है। यहाँ तक कि जो किसान भाई रबी में रबी की फसल और बसंत में गन्ना, रबी और बसंत गन्ने का जो फसल क्रम है उसकी तुलना में अगर शरतकालीन गन्ने के साथ अंतःफसली खेती करते हैं
तो शुद्ध लाभ उनका बहुत ही बेहतर होता है एकल गन्ने की तुलना में। यानी ज्यादा मुनाफा जो है ये किसानों को यहाँ मिल सकता है जैसा आपने कहा, और इसके लिए जरूरी है कि ना सिर्फ जो बीज की दूरी है 4-4.5 फीट की दूरी, और उतना ही समय हम मान सकते हैं जो हमारे महीने होते हैं, लगभग 3 से 4 महीनों का समय है जिसके में आप अच्छी आमदनी जो है वो कमा सकते हैं। कैसे इस बारे में हमारे जो किसान हैं और जागरूक हो सकेंगे, इस बारे में डॉक्टर संजीव आगे आपसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश की खास नकदी फसल है। किसान गन्ने के साथ दूसरी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं, यानी अंत्य फसल ले सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक फसलों को समान अनुपात में उगाया जाता है तो इसे अंत्य फसल कहते हैं, या अलग अलग फसलों को एक ही खेत में एक ही साथ कतारों में उगाना ही अंत्य फसल कहलाता है। किसी खेत में कई बार एक ही फसल लगातार उगाने से खेती की मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता दोनों कम होने लगती है। ऐसे में गन्ने के साथ अंतर फसल लेना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है। यानी अगर प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से मुख्य फसल को नुकसान हो भी जाता है तो दूसरी फसल से किसान अपना गुजारा चला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक साथ एक ही खेत में अलग अलग फसलों को उगाने से एक फसल के हानिकारक असर दूसरी फसलों द्वारा खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता भी ठीक रहती है। गन्ने की बुआई के बाद उसकी बढ़वार पहले 4 से 5 महीने तक काफी धीरे धीरे होती है। ऐसे में लाइनों के बीच खाली जगहों पर अंतर फसल उगाने के लिए पूरा मौका होता है। शरदकालीन गन्ने के साथ मटर, मसूर, आलू, गोभी, शलजम, मूली, प्याज, धनिया, गेहूं, राई और सरसों आदि की बुआई की जा सकती है। सहफसली खेती में जरूरत के अनुसार सिंचाई करके निराई गुड़ाई फायदेमंद होती है। गेहूं के साथ सहफसली खेती में बुआई के 20 से 25 दिनों बाद प्रथम सिंचाई करें। गेहूं के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में उपयोग करें। तो जाना आपने किस तरीके से अंतर्फसली खेती करके ना सिर्फ आप अपने मुनाफे को दोगुना कर सकते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो साल भर आमदनी का जरिया जो है आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी कौन से विकल्प आपके पास हैं, यानी गन्ने के साथ आप कौन सी फसलें ले सकते हैं विकल्प के रूप में, और वहाँ पर किस तरह के फिर आपको जो कृषि कार्य हैं वो करने होंगे। इस बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी लगातार देते रहेंगे। लेकिन यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे हम समझना चाहेंगे अभी का जो समय, जैसे आपने बताया कि किसान जो है प्रमुख कृषि कार्य इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन क्या जो किसान अब इसकी खेती करना चाहते हैं कुछ विकल्प उनके लिए भी है? कोई ऐसी किस्म जिसका अगर वो चाहें तो अभी भी बुआई कर सकें, रुपाई कर सकें? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है। जैसे हम पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई हम लोगों का मकसद यही होता है किसान भाइयों को ये समझाना जी कि अब आप भी, जैसे हम फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं कि जब आप देखते हैं कि इस समय में कीमत सबसे अधिक होगी तो उससे उतनी दिन पीछे आप जाइए। जैसे मैं वही किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि आमतौर पर जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है, यहाँ पे जब जून का महीना होता है उसमें टमाटर की कीमत सबसे अधिक होती है जी। तो उससे अगर आप थोड़ा पीछे चलें, जैसे कम से कम 90 दिन में आपकी तैयार होती है, तो बहुत सारे जो किसान भाई होते हैं वो जनवरी में या फरवरी में फिर से टमाटर की पौध को अपने खेतों में रोपाई करते हैं जी। लेकिन जब अगर उन्हें नर्सरी, चूंकि यहाँ सर्दी काफ़ी पड़ती है इसलिए नर्सरी बनाने में उन्हें देर होती है और उनकी फसल जो है फरवरी के लास्ट में वो लगा पाते हैं, फिर उन्हें समय कम मिलता है। यानी फरवरी में लगाते हैं और अप्रैल के लास्ट होते होते वो खत्म होने लगती है उसमें जो जी। अगर वो थोड़ा सा अगर नई तकनीकी अपनाएं, जैसे अगर कम लागत का भी अगर हम थोड़ा सा पॉलीथीन का घर बना लें और उसमें अगर अभी हम नर्सरी अगर हम उगा लें, जैसे जब आपको लगाना है, जैसे अगर आप 15 जनवरी के बाद आप इसकी खुले खेतों में रुपाई कर सकते हैं। यानी तकनीक जो है वो जानना बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में आपसे मैं आगे यहाँ जानकारी लूंगा डॉक्टर हर्षवर्धन। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, नमस्कार सर। मैं ये तब जानना चाह रहा था, हम ये अप्रैल में जो है टमाटर की खेती करते हैं ना सर जी, तो उसमें जून में जब बरसात होती है उस समय
पेड़ों में जो है कोहरा जैसा लग जाता है, पेड़ मुरझा जाते हैं जी। तो इसमें काहे का तब जो स्प्रे करें, तब जो स्प्रे करें। और दूसरी बात ये है ना सर जी, अभी तक जो है हमारे क्षेत्र में तब गेहूं की बुआई नहीं हुई, तो बारिश की संभावना कब तक है? चलिए बिल्कुल, देखिए लगातार दूरदर्शन किसान के माध्यम से आपको हम जानकारी देते हैं, ना सिर्फ अलग अलग फसलों के बारे में बल्कि मौसम की भी जानकारी। लेकिन फिलहाल जो कि आपका पहला सवाल था टमाटर की, अगर बात की जाए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या आप इनको बताना चाहेंगे? इन्होंने बिल्कुल, जैसे अभी हम जून की बात अभी हम कर ही रहे थे, और ये किसान कितने हमारे जागरूक किसान हैं जी, खास करके जो उत्तराखंड के किसान हैं, जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, इनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ के जो किसान होते हैं, जो हमारी दिल्ली की मंडी है, इसमें जब जून का मौसम होता है इसमें रेट सबसे अधिक होता है। ये किसान भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर ये अप्रैल के महीने में अगर अपनी फसल अगर लगाते हैं तो कि तब तक जो सर्दी होती है वो खत्म हो सकती है। और अगर थोड़ा सा वहां भी जो हम बात कर रहे थे कि अगर पॉली टनल अगर बना लें और उसमें अगर ये अपनी नर्सरी को अगर तैयार करते हैं, फिर अगर खेतों में लगाते हैं तो इनको और मुनाफा होगा। लेकिन पहले मैं इनका प्रश्न ले लेता हूं। देखिए, जब भी अगर आप अपना नर्सरी तैयार करें उसी समय से आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके यहाँ जो समस्या आती है वो विल्ट की समस्या आती है, जिसमें पौधा बिल्कुल तैयार हो जाता है और जड़ से ही पौधा सूख जाता है जी। उसके लिए आपको, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं उसमें अगर आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करेंगे और ऐसी प्रजातियों का चयन करेंगे जो विल्ट जिसमें समस्याएं जिसमें कम आती है, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र के जो किसान हैं जी, जो वहाँ पे जो है वहाँ पे ये समस्या आती है। और एक बकाए रॉट की समस्या आती है। जब भी अगर आप जैसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी हमको पहाड़ी क्षेत्रों में हम खुले में जैसे हम समतल जमीन पे लगाते हैं, उसके बजाय अगर आप बेड बना लें, 1 मीटर चौड़ा अगर आप बेड बनाते हैं और उसके दोनों किनारों पे अगर आप लगाते हैं, तो जो जड़ से आने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। जब आप उसमें खाद डालते हैं तो उसमें अगर आप ट्राइकोडर्मा मिला के अगर उसमें अगर आप डालते हैं तो जो सॉइल जनित जो बीमारियां हैं उसमें काफी हद तक उसमें कमी आती है। इस प्रकार से अगर आप खेती करेंगे तो आपकी फसल जो होगी वो और अच्छी होगी। बिल्कुल, यानी यही वो उन्नत तकनीक की लगातार बात कही जाती है कि अगर आप नई तकनीक को देखिए अपनाते हैं तो कई ऐसी बीमारियां हैं, मृदा जनित जो रोग हैं वो उनकी रोकथाम स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन जो तकनीक है उसको जानना ज़रूरी। आगे भी आप तक सारी जानकारी हम पहुँचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं टमाटर और मिर्च की खेती अगर आप करते हैं तो कौन से समसामयिक कार्य आपको इस दौरान अभी करने होंगे, और साथ ही गन्ने की खेती अगर आप कर रहे हैं तो अंतर फसली खेती करके कैसे अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। यहाँ अब चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर संजीव जी का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव, जानना चाहेंगे आपसे, जब विकल्प की बात हम करते हैं तो गन्ने के साथ क्या बेहतर विकल्प हैं जिसके ज़रिए हमारे किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ सके और गन्ने के ज़रिए जो मिठास उन्हें मिलती है वो मुनाफे में बदल सके? देखिए, अगर हम बात करें गन्ने के साथ अंतर फसली खेती की, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम 100 से 120 दिन 130 दिन की कोई भी फसल अवधि की अगर हम फसल गन्ने के साथ लेते हैं लाइनों के बीच में, तो निश्चित रूप से हमारा जो शुद्ध लाभ है वो एकल गन्ने की तुलना में बेहतर होगा। हम गन्ने के साथ, शरदकालीन गन्ने के साथ अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में हम
आलू ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, गांठ गोभी ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, सलजम ले सकते हैं। इनकी जो हमारी गन्ने की जो 2 पंक्तियां हैं, इसके बीच में 2 पंक्तियों के बीच में जो हमारी 4 फीट 4.5 फीट की जगह होती है, उसमें 2 लाइन और 3 लाइन लेकर के लाइनों में बुआई करके बेहतर पैदावार हम प्राप्त कर सकते हैं। एक मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो हम 4.5 फीट की दूरी रखते हैं, 4 से 4.5 फीट अगर हम दूरी रखते हैं, तो हमारा जो मिनी ट्रैक्टर है, छोटा वाला ट्रैक्टर है, वो बड़ी आसानी से इस बीच में चल जाता है, जिससे हमारी जो अनेक शस्य क्रियाएं होती हैं उसमें हमारी श्रम की काफी बचत होती है। तो दूरी अगर हम 4 से 4.5 फीट रखते हैं अंतर फसल में, तो निश्चित रूप से ये एक तरह से लाभकर है हमारे श्रम के हिसाब से। अब सब्जियों के अलावा अगर हम बात करें तो दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो दलहनी फसलों की खेती गन्ने के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत ही लाभकर है। मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि दलहन फसलें जो होती हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में जो एक विशेष प्रकार की गांठें होती हैं, इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से जो नत्रजन होता है वायुमंडल में, उस नत्रजन का मृदा में स्थिरीकरण करके और पौधों के लिए उपलब्ध करते हैं जी। तो ऐसा शोधों में पाया गया है कि अगर हम गन्ने के साथ दलहन की फसल लेते हैं तो फसल की कटाई के बाद जो उसके अवशेष हैं, अगर गन्ने की 2 लाइनों के बीच में हम अगर डाल करके और उसे मिट्टी में दबा देते हैं, साथ ही साथ उसके ऊपर अगर एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम अगर डाल देते हैं, तो गन्ने की पैदावार 25 से 30 किलोग्राम कम नाइट्रोजन देकर भी हमें उतनी ही पैदावार, यानी जो लागत है उसको हम कम कर सकते हैं और मुनाफा देखिए इसके विपरीत हम मान सकते हैं, मुनाफा हमारा बढ़ सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी। तस्वीर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, मैं टमाटर की पौध बोने के बारे में जानकारी करना चाहती हूँ। कौन सा बीज बोना चाहिए? चलिए, कौन सा बीज यानी कौन सी किस्म डॉक्टर साहब ये जानना चाह रही हैं? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं, कौन सी किस्म लगा सकते हैं? ये टमाटर की बात कर रहे हैं? जी, इन्होंने जैसा सही कहा, अगर अभी तक इन्होंने अगर नहीं लगाया है तो उस समय में हम लोग ऐसी किस्म लगाने की सलाह देते हैं जो अधिक तापमान पे भी जिसमें फलन होने की संभावना होती है। जैसे आप हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा हाइब्रिड 1, अगर आप इसका चयन करते हैं जी, एक तो इसमें थोड़ा जब तापमान अधिक भी होगा तब भी उसमें फल लगेंगे। उसके अलावा आप देखते होंगे कई बार क्या होता है, जो फल होते हैं वो सूरज की रोशनी के कारण लाल के बदले वो पीले हो जाते हैं जब तापमान अधिक होता है जी। ये प्रजाति है, इसमें जो फल होते हैं वो उसकी पत्तियों से ढके रहते हैं, तो इससे भी इसमें क्या है, जो पीलापन उसमें कम होता है। लेकिन अगर कहीं पे निमेटोड की जैसे समस्या होती है कुछ इलाकों में, तो वहां पे पूसा हाइब्रिड 2 या पूसा हाइब्रिड 8 का चयन कर सकते हैं। या अगर आप वाराणसी जो हमारा संस्थान है भारतीय सब्जी विज्ञान संस्थान, वहां की भी प्रजाति है काशी अमन, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। या अगर पंतनगर आपके विश्वविद्यालय अगर आपके पास है तो वहां की भी जो प्रजातियां हैं पंत बहार है, उनका भी आप चयन कर सकते हैं। किसी भी प्रजाति का आप चयन करके और उसकी आप खेती आप सफलतापूर्वक। देखिए, उन्नत प्रजाति का चयन हमें करना होगा, लेकिन जो नर्सरी प्रबंधन एक काफी महत्वपूर्ण, डॉक्टर हर्षवर्धन अगर हम कहें अभी जो खास करके जो इस मौसम में हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि किसान भाई तो नर्सरी बनाते हैं, अभी हमें क्या देखना है कि जो दिसंबर और जनवरी का महीना है, खास करके जो किसान फरवरी में और अर्ली फरवरी में अभी बुआई रोपाई करते हैं, अगर वो थोड़ा और जल्दी कर लें, जैसे वो 15 जनवरी के आसपास अगर रोपाई अगर कर सकते हैं तो उनकी फसल थोड़ी जल्दी मार्केट में आ जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन, यहाँ रोकना चाहेंगे आपको, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्कार सर, अभी मैं गन्ना लगा रहा हूँ जी, उसमें फिर मैं गेहूं की फसल लगा सकता हूँ? चलिए, डॉक्टर संजीव दोमान जी हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से, और ये जानना चाह रहे हैं कि गन्ने की खेती ये कर रहे हैं, क्या इसके साथ गेहूं की खेती कर सकते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि गन्ना बुआई का जो समय है, शरदकालीन गन्ने की बुआई का जो समय है 15 सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर है। और ये समय इसलिए निर्धारित है कि इस बीच में जो हमारा तापक्रम होता है लगभग 16 से लेकर के 32 डिग्री तापक्रम होता है, जिसके बीच में जमाव हमारा बेहतर होता है। अब आज अगर हम बात करें 9 दिसंबर में, जहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है, तो पहली चीज तो ये कि गन्ना बुआई की संस्कृति इस मौसम में फिलहाल जो वैज्ञानिक संस्तुतियां हैं वो नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही लो हो गया है। हाँ, गेहूं की बुआई जो आप कर रहे हैं
उसके एक्चुअली गन्ना और गेहूं का जो कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने अपने जो अंतर फसलों में गेहूं का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि गेहूं की जो बढ़वार होती है वो लंबाई में बढ़वार होती है और वो उस पे उसका थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट पाया गया है, वो गन्ने की उपज को प्रभावित करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, बहुत सी फसलें हैं, आप सब्जियों की फसल ले सकते हैं, दलहन की फसल ले सकते हैं, इसके अलावा तिलहन की फसल ले सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। हमको ये भी देखना है कि हमारी गन्ने की पैदावार की उपज पे कोई निगेटिव इफेक्ट ना आवे। तो ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो गन्ने की पैदावार को प्रभावित किए बिना हमें अंतर फसल से अच्छी पैदावार दें। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं जो फसलें प्रतिस्पर्धा ना करें हमारी मुख्य फसल से, उन फसलों का खासतौर से चयन हमें करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ और जो प्रबंधन कार्य किए जाते हैं डॉक्टर संजीव, हम अगर उर्वरक प्रबंधन की बात करें या सिंचाई की बात करें, कैसे वो हम मान सकते हैं कि मुख्य फसल के साथ साथ जो हमने अंतर फसलें जिन विकल्पों का चयन किया है वहाँ पर वो हमारी मुख्य फसल को प्रभावित नहीं करेंगे? बिल्कुल मुकुल जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और व्यवहारिक प्रश्न है। ये किसानों के सामने ये दिक्कत आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो मुख्य फसल है गन्ने को पानी की आवश्यकता है, अंतर फसल को पानी की आवश्यकता नहीं है, या अंतर फसल को पानी की आवश्यकता है, हमारे गन्ने को पानी की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर जैसे कि गन्ने की बुआई की हम बात किए कि 4-4.5 फीट की दूरी अगर रखें हम, साथ ही साथ अगर हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करें तो अंतर फसली के लिए ये बहुत ही बेहतर है। ट्रेंच मींस ये होता है कि जो हम गन्ने की बुआई करते हैं वो 1 फीट चौड़ी नाली में और 25-30 सेंटीमीटर गहरी नाली में करते हैं। उससे हमारा फायदा ये होता है कि जब हम ट्रेंच में गन्ने की बुआई करते हैं तो हमें अगर गन्ने की को सिंचाई केवल करनी है, अंतर फसल को नहीं करनी है, तो पानी सिंचाई करके हम केवल उस ट्रेंच में खोल देते हैं, तो केवल गन्ने की नाली में ही पानी हमारा जाता है। हमारी अंतर फसल बिल्कुल प्रभावित उससे नहीं होती है। तो अगर ट्रेंच विधि से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो ये अंतर फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी बिल्कुल, यानी मुनाफा जो है वो हमारा यहाँ बढ़ सकता है और ना सिर्फ मुनाफा बल्कि लागत जो है वो भी कम होती है। लागत कम होगी और मुनाफे को बढ़ाने के लिए ना सिर्फ हमारे किसान अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं बल्कि सरकार भी प्रयास कर रही है। और हाल ही में हमने देखा है जो नए कृषि कानून आए हैं उनके जरिए भी जो किसान है ना सिर्फ अधिकार अब किसानों को मिल रहा है बल्कि और भी कई विशेष बातें इन कानूनों में है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी इस खास रिपोर्ट में। कृषि देश की रीढ़ है और कृषि एवं किसानों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, किसानों की आमदनी बढ़े और उनकी खेती लाभकारी हो। इसके लिए सरकार ने किसानों के सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। किसान को उसकी उपज का कम से कम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है, जिन उपजों को भारत सरकार खरीदने के लिए खरीदी केंद्रों की व्यवस्था करती है राज्यों के साथ मिलकर, वो सारी योजना बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधान करके योजना का स्वरूप में है। इस योजना का कानून से कोई सरोकार नहीं है। ये जो सारी शंकाएं जो जताई जा रही हैं वो निराधार हैं। ये झूठ बोलकर और किसानों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात कही जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी पूर्ववत जारी रहेगी, ये भारत के कृषि मंत्री जी द्वारा पार्लियामेंट में घोषणा भी की गई है। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि किसान बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आने वाली फसल को बेच पाएं और उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएं। हालांकि ये व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में कुछ हद तक पहले भी थी, लेकिन इस व्यवस्था में कोई एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। ये व्यवस्था कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम के जरिए लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर कॉर्पोरेट, प्रोसेसर्स, होलसेलर और रिटेलर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब किसान ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाजारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। ऐसे में किसान पहले से ही कीमत तय करके अच्छी फसल उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इन कानूनों के माध्यम से और नए विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प फार्मिंग एग्रीमेंट्स के तहत फसलों को बेचने का है। एक विकल्प ये है कि किसी भी खरीदार को जहां किसान को अच्छा मूल्य मिलता है उसके माध्यम से किसान अपनी उपज को बेच पाए।
एक विकल्प ये है कि किसान अगर चाहे तो अपने राज्य के बाहर भी सीधा किसी अन्य राज्य के बड़े व्यापारी को या किसी ऐसे ट्रेडर को, प्रोसेसर को बेचना चाहे जहां उसको अच्छा मूल्य मिल सकता है, वो बेच सकता है। और ये भी किसान को विकल्प दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब जैसे पूरी की पूरी व्यवस्था ई कॉमर्स की पूरे विश्व भर में हो रही है और प्रोड्यूसर को ही ई कॉमर्स की व्यवस्था का सीधा लाभ मिलता है क्योंकि उसको बड़ा बाजार मिल सकता है। तो इन कानूनों के माध्यम से ई कॉमर्स की व्यवस्था, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था किसान की उपज के लिए खोली गई है। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के तहत काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों के हितों का संरक्षण हो। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। तो जाना आपने किस तरीके से जो नए कृषि कानून आए हैं किसानों को और हर संभव मदद यहाँ देंगे, अधिकार जो हैं किसान अब अपने बेहतर ढंग से जान सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक और दर्शक फिलहाल जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर जानना चाहते हैं कि जो टमाटर में एक रोग लग जाता है पीला पीला सा जी, और फिर वो सूख जाता है धीरे धीरे, उसमें कौन सा रोग लगता है और वो जो है तो चलिए बिल्कुल ये लक्षण समाप्त हो जाता है। जी, लक्षण भैयालाल जी ने यहाँ बताए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, कौन सा ये रोग है और क्या इसका समाधान हो सकता है? जी हाँ, देखिए बहुत सारे जो इलाके हैं उसमें बैक्टीरियल बिल्ट की एक समस्या आती है, जिसमें क्या होता है पहले पीलापन होने लगता है। और ये भी जैसी मैं बात कर रहा था, ये मृदा जनित बीमारियां हैं। जैसे उन इलाकों में जहाँ पे कि विल्ट की समस्या अगर होती है, खास करके जो बैक्टीरियल विल्ट होती है, तो जो हमारा बेंगलोर का संस्थान है उनकी एक प्रजाति है अर्का रक्षक, उसमें कई बीमारियों के प्रति उसमें बैक्टीरियल विल्ट भी है। मरोड़िया बीमारी एक आती है जिसमें पत्ते सिकुड़ से जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं जी। उसमें उसके प्रति भी उसमें प्रतिरोधक क्षमता है। तो एक तो हमें ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए जिसमें कि उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो। दूसरी चीज, जैसा मैं बता रहा था कि हमें अपने खेतों में भी अगर हम जो जैविक तरीके से अगर हम उनका शोधन करते हैं, जब भी आप उसमें खाद डालते हैं, उसमें अगर आप ट्राइकोडर्मा मिला के अगर डालते हैं, जब आप नर्सरी तैयार करते हैं उसमें भी अगर हम जैविक खाद जो है उसको अगर हम डालते हैं, जब हम पौधे को हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय में जो उसकी जब हम पौधे को निकालते हैं नर्सरी से, जो उसका जड़ है उसको लगाने से पहले अगर हम 15 से 20 मिनट अगर हम ट्राइकोडर्मा का घोल बना के हम उसमें हम डुबो लेते हैं, फिर अगर हम लगाते हैं, हम रेज्ड बेड बना के हम उसके किनारों पे अगर हम लगाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम अपनाते हैं तो हमें आगे आने वाले समय में हमें रोग से भी हमें छुटकारा मिलता है। जैसे मैं एक चीज़ और यहाँ बता देना चाहूँगा, जैसे अभी जो किसान भाई अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं यानी रुपाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, अगर आप अपने खेत में 16 लाइन के बाद एक लाइन अगर गेंदा का हम लगा लेते हैं तो बहुत सारे जो कीड़े आएंगे, खास करके एक फल छेदक कीड़ा आता है जो किसान भाइयों को टमाटर में काफ़ी परेशान करता है। लेकिन अगर हम गेंदा अगर हम लगा लेते हैं तो एज ए ट्रैप क्रॉप काम करता है, यानी जो कीड़ा होता है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी तरह जो निमेटोड की बीमारी है उसको भी वो कम करता है। तो हम शुरुआत से ही अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम एक तरीके से, जिसे हम इंटीग्रेटेड वे कहते हैं, जैसे समेकित जो हमारा प्रबंधन है, चाहे वो रोग का हो चाहे वो कीट का हो, तो इस तरीके से अपनाने से हमारी लागत भी कम होती है और हमें उस पे केमिकल जो दवाइयां हैं उनका हमें कम छिड़काव करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए और ये बेहद ज़रूरी कि जो रसायन है उसका इस्तेमाल आप ना के बराबर करें। जब स्थिति आपको लगे कि हाँ अब शायद जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो सलाह दे रहे हैं तभी उसका आप चयन करें, वरना उससे पहले जैसा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कई तरह के कृषि कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। समेकित कीट प्रबंधन इनमें से एक माना जाता है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर संजीव आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हमारे जो किसान जो अंतर फसलें लेते हैं वहाँ पर अगर किसी तरह की कीट की या रोग की समस्या आती है, कैसे उसकी रोकथाम हम वहीं तक कर सकते हैं जो हमारी मुख्य फसल है गन्ने की वो प्रभावित ना हो उससे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो बेहतर इंटरक्रॉपिंग मानी गई है गन्ने के साथ, वो आलू और लहसुन की मानी गई है जी। कि अगर हम गन्ने के साथ आलू की फसल लेते हैं और लहसुन की फसल लेते हैं तो इसकी जो हमारे रिसर्च में जो शोधों में परिणाम आए हैं कि इसमें
अंतर फसल की तो अच्छी पैदावार मिलती है आलू और लहसुन की, साथ साथ इसका जो सकारात्मक प्रभाव गन्ने पे आता है, उससे हमारी गन्ने की पैदावार भी लगभग 8 से 10% उसकी उपज में वृद्धि हो जाती है जी। इसलिए इसको बेहतर इंटरक्रॉपिंग माना गया है आलू और लहसुन को। तो अगर हम बात करें कि इस समय आलू में, तो आलू में जो बीमारी आती है, प्रमुख दो बीमारी आती है, अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी जी। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, ये दोनों बीमारियां गन्ने में आती हैं। और जो अगेती अंगमारी आती है, अर्ली ब्लाइट आती है, वो बुआई के लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद ये बीमारी आती है। और इसमें क्या होता है कि गन्ने की पत्ती पे भूरे भूरे धब्बे, छोटे छोटे लगभग 3 से 4 मिलीमीटर आकार के भूरे भूरे धब्बे दिखाई पड़ते हैं जी। और इन धब्बों के किनारे अगर किसान भाई देखेंगे तो किनारे का जो क्षेत्र होता है उसमें हरापन, धब्बों के किनारे का हरापन समाप्त हो जाता है। वो इसलिए होता है कि इसका जो एक फंगस होता है, ये फंगस के द्वारा बीमारी होती है। इसका फंगस होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये एक जब पत्ती पे अटैक करता है तो एक विष पैदा करता है और वो विष आलू की पत्तियों के नसों में पहुंच जाने से वो उसका हरापन समाप्त हो जाता है जी। तो इस वजह से देखते देखते पूरी पत्ती एकदम धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तियां सूखनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसके लिए एक किसान भाई फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, बावस्टीन 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं, मैंकोजेब 75% WP का 0.2% का छिड़काव कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और जो इससे घातक बीमारी आती है वो पछेती अंगमारी आती है, जैसा कि वो खासकर इस मौसम में आती है जब बदली का मौसम होता है, कोहरा अधिक पड़ता है और आलू में फूल आने की जो स्थिति होती है। तो इसमें पछेती अंगमारी में जो लक्षण है होता यह है कि 3 से 4 बहुत जल्दी ये शुरुआत होती है और गन्ने की आलू की पत्तियां किनारे की तरफ से सूखना प्रारंभ करती हैं, किनारे की तरफ से या टिप की तरफ से धीरे धीरे 3 से 4 दिन में ही पूरे देखते देखते पूरा आलू की पत्तियां सूख जाती हैं जी। तो हमको इसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, एक प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हमें पहले ही जब इस तरह का मौसम अगर देखें, खासकर ये इस मौसम में काफी आता है जो मौसम इस समय चल रहा है, तो प्रिवेंटिव मेजर के रूप में प्रोपिनेब 0.2% का छिड़काव कर सकते हैं, 70% WP की आती है। और इसके अलावा मैंकोजेब 75% का छिड़काव कर सकते हैं, जो ये 0.2% का, तो इसको प्रिवेंटिव मेजर के रूप में छिड़काव कर सकते हैं। यानी निगरानी जो है लगातार हमारे किसान करते रहे। अगर किसी भी तरह के लक्षण आपको नजर आते हैं, जैसा कि डॉक्टर संजीव ने कहा कि जो पत्तियां हैं वो कोने से कहीं ना कहीं सूखनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसे में अगर आप सही समय पर सही प्रबंधन अपना लेंगे तो जो आपकी जो उपज है उसमें किसी भी तरह का नुकसान आपको झेलना नहीं होगा, बल्कि जो उपज है वो अच्छी होगी और मुख्य फसल जो है वहाँ भी आपको उसके जरिए भी अच्छी आमदनी मिल सकेगी। आगे भी इस बारे में आपको लगातार जानकारी हम देते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं।
और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। दर्शक अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं। ये है कि हॉट चिली का जो है मुजफ्फरनगर में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में प्लांटेशन का क्या टाइम है, उसका क्या मेथड है नर्सरी बनाने का? जी। सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें नेमाटोड की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है और उसकी यील्ड क्या है? चलिए, बिल्कुल। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं डॉक्टर साहब, क्या आपको बताना चाहेंगे? देखिए, हॉट चिली का मतलब है जो मिर्ची होती है, जैसे दो होती है, एक शिमला मिर्च होती है जो कम तीखी होती है और हॉट का मतलब है जो तीखी मिर्ची होती है। इसके लिए मैं इनको बताना चाहूँगा कि अगर ये आसपास के इलाके जैसे इनका मुजफ्फरनगर है तो जैसे हमारे पूसा संस्थान की भी 2 प्रजातियाँ हैं। एक है पूसा ज्वाला जो लंबी मिर्ची होती है, उसको हम हरी मिर्च में भी बेच सकते हैं और उसको लाल होने पे जो सूखी मिर्च है उसमें भी आप उसको बेच सकते हैं। दूसरी एक प्रजाति है पूसा सदाबहार जो ऊपर की तरफ फैलती है, गुच्छे में फलती है, उसका साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन वो काफ़ी तीखी होती है और इस कारण से उसकी बाजार में कीमत अच्छी मिलती है क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी मिर्ची आ गई है जो इसमें तीखापन काफ़ी कम है जी। तो उसके लिए पूसा सदाबहार जो काफ़ी उपयुक्त है। और जो मिर्ची में एक सबसे बड़ी बीमारी लगती है जिसे हम वायरस बीमारी, वायरस भी होता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उस पर थ्रिप्स भी लगता है, जो पत्ते भी सिकुड़ जाते हैं, मरोड़िया हो जाता है, उसमें ये समस्या भी उसमें कम लगती है। तो ये उसका भी चयन ये कर सकते हैं जी। और इनको लगाने के लिए जैसा कि अभी अगर आमतौर पे जो किसान भाई हैं वो लगा चुके हैं, लेकिन जो किसान भाई इसको भी फिर से फरवरी में लगाते हैं, फरवरी और मार्च में लगाते हैं तो उनकी फसल मई तक चलती है। उसमें भी अगर अगेती करना चाहते हैं तो जैसा मैं टमाटर के लिए बता रहा था कि एक आप करीब 200 माइक्रोन की जो पॉलीथीन है उसका एक झोपड़ी नुमा घर बना लें, यानी बीच में करीब 6 फुट आप या तो प्लास्टिक की पाइप से गोल बना लें और चारों तरफ से उसको सफ़ेद पॉलीथीन से ढक दें और ये ऐसी जगह पे रखें कि जहां बिल्कुल सूरज की धूप आ रही है, चारों तरफ से उसको मिट्टी से दबा दें जी। और अंदर में आप नर्सरी तैयार कर लें, यानी जो बेड बनाएं उसके अंदर में बना लें अगर आपके पास प्रो ट्रे वगैरह नहीं है। और अभी भी आप उसकी नर्सरी अगर आप करीब 15 दिसंबर या 20 दिसंबर को बनाते हैं तो 1 महीने के अंदर वो तैयार हो जाएगी जी। और 30 जनवरी के बाद या फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप उसको खुले मैदान में आप उसको लगा सकते हैं जी। बिल्कुल, तो बेहद जरूरी देखिए, आप उसको अगेती फसल भी ले सकते हैं और आपकी उपज जो होगी वो काफी अच्छी भी हो सकती है। देखिए, समय का आपको यहाँ ख्याल रखना होगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर संजीव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो हमारे किसान विकल्प के रूप में फसलों का चयन करते हैं, अंतःफसली खेती करते हैं, कब तक का समय उनके लिए हम मान सकते हैं? देखिए, ये फसलों पर डिपेंड करता है कि हमारा जो शरतकालीन गन्ने की बुआई है, अगर हम बेहतर ये होता है कि जब हम गन्ने की बुआई करते हैं उसके साथ ही अगर हम अंतर फसल की बुआई कर दें तो हमारी जो, मान लीजिए अगर हम अगेती किस्म की बात करें, आलू की अगेती किस्म की अगर बात करें, जो कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी बहार है जी। जिसकी फसल अवधि सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक होती है, तो अगर हम गन्ने की बुआई का भी समय 15 सितंबर के बाद होता है तो शरतकालीन गन्ने की, तो उस समय अगर हम गन्ने की बुआई के साथ ही अगर आलू की बुआई कर देते हैं तो हमारी अगेती फसल जो है इस समय खुदाई के योग्य हो जाती है। और आलू की अगर मध्य फसल की बात करें तो अक्टूबर से लेकर के और जो फरवरी तक होती है, जो मुख्य फसल होती है वो हमारी इस समय चल रही है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि शरतकालीन गन्ने की बुआई करने के बाद जब हम गन्ने में पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई के बाद जब ओट आ जाता है, नमी रहती है, उस समय हम आलू की बुआई कर सकते हैं जी। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि हमको अंतर फसल के ये ध्यान रखना होगा कि बुआई के समय खेत में नमी पर्याप्त हो। तो जी बिल्कुल। डॉक्टर संजीव, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल पहले हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, स्वागत आपका। रामदेव जी। हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, मेरा सवाल पहला तो टमाटर के लिए है जी। सर, सवाल ये है कि मैंने टमाटर के पौधे अपने किचन गार्डन में लगाए हुए हैं जी, उन पे फूल आ रहा है, लेकिन कुछ पौधों की पत्तियां जो ऊपर की तरफ सिकुड़ने लगी हैं, ऊपर से सिकुड़ रही हैं। हाँ, और दूसरा सवाल मेरा गन्ने के लिए है जी, बताइए। कि गन्ने की हम बढ़वार तो काफी बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन जो उसकी ट्रिलिंग है, जड़ों में कम रह जाता है, 2, 3, 4 ऐसे रह जाते हैं,
तो उसके लिए क्या करना होगा? हम मार्च और अप्रैल में गन्ने की बुआई करते हैं। चलिए, मार्च और अप्रैल में आप गन्ने की खेती करते हो, जानना चाह रहे हैं कैसे जो अच्छी उपज जो है इसके जरिए आपको मिल। ज्यादा हो। जी बिल्कुल। पहले डॉक्टर संजीव आपका रुख कर लेता हूं मैं, क्योंकि गन्ने की अगर बात की जाए, जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कैसे जो अच्छी उपज है इनको मिल सकेगी। देखिए, टिलरिंग के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपने किसान भाई को कि मार्च अप्रैल में वो सब बसंतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं। वो तो जब वो गन्ने की बुआई कर लेते हैं और लगभग 25-30 दिन बाद गन्ने का जमाव हो जाता है, तो जमाव के पश्चात वो सिंचाई के बाद पहली जब गुड़ाई करें तो खाद जो है 1 बोरी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके उसकी गुड़ाई कर दें, जिससे उसमें टिलरिंग बेहतर हो। और टिलरिंग में एक चीज ध्यान रखना है कि टिलरिंग का जो पीरियड होता है, कल्ले निकलने का पीरियड होता है, उसमें बार बार सिंचाई ना करें। पहली सिंचाई करके थोड़ा सा लेट सिंचाई करें तो बेहतर कल्ले निकलेंगे, नंबर 1 चीज। और जब ये देख लें कि कल्ले हमारे खेत में बेहतर हो गए, कई बार ऐसा होता है कि कल्ले ज्यादा निकल जाते हैं। एक इनका प्रश्न था कि गन्ने उतने नहीं बनते हैं, जी तो मैं उस बारे में बताना चाहूंगा कि जब कल्ले निकल जाए और देख लें कि 1 मीटर में हमारे 15 से 20 गन्ने, लगभग 15 गन्ने 18 गन्ने हो गए हैं, तो उस पर मिट्टी चढ़ा दें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो कल्ले निकलने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और उसमें फिर गन्ने बनने कम बनते हैं। अगर हम मिट्टी चढ़ा देंगे तो जितने कल्ले निकले होते हैं उसमें 80% 85% कल्ले गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी टेक्निकल उनको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम बेहतर कल्ले प्राप्त करने के लिए गन्ने से। जी बिल्कुल, यानी समय पर जो मिट्टी है उसको वो जरूर चढ़ाएं। साथ ही ये जानना चाह रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन के किचन गार्डन में काफी लोकप्रिय हो चुका है आजकल के समय की अगर बात की जाए, तो क्या समस्या ये हो सकती है? इनको जो समस्या है जिसकी मैं चर्चा कई बार मैं किया हूं कि जो टमाटर है या मिर्ची है, इन दोनों में ये समस्या है और ये काफी आम समस्या है कि जो मरोड़िया बीमारी, इसको हम लोग लीफ कर्ल वायरस की ये बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है। इसलिए मैं इनको बताना चाहूँगा, जैसे वायरस जनित में क्या होता है, एक बार अगर वायरस पौधे में आ गया फिर उसका कंट्रोल करना मुश्किल है। इसीलिए हमको पहले से ही वायरस का हमें बचाव करना है। इसमें क्या होता है, पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं, फिर आपकी पूरी पत्ती जो है वो सिकुड़ जाएगी और अंत में पौधा खत्म हो जाएगा। अब क्या है, जब तापमान कम हो जाता है तो फिर से उसमें नए पत्ते आ जाते हैं, ये समस्या कुछ हद तक अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये होता क्या है, जब बारिश का मौसम में अगर हम कोई भी पौधा अगर हम लगाते हैं टमाटर की, मिर्च की, उस समय ये समस्या काफी आती है क्योंकि सफेद मक्खी के कारण ये फैलता है। तो हमें सफेद मक्खी के नियंत्रण करने के लिए जो दवा है इमीडाक्लोप्रिड है, जो हमको 10 लीटर में 4 ml का हम छिड़काव कर सकते हैं। या अगर किसी पत्ते में, अगर किसी एक पौधे में अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले उसको उखाड़ के आप कहीं मिट्टी में उसको दबा दीजिए। जब भी आप अगर टमाटर लगाएं तो जब नर्सरी अगर आप तैयार कर रहे हैं उसको अगर आप 40 मेष की जाली के अंदर अगर लगा लें तो उसमें सफ़ेद मक्खी नहीं जाएगी। और नर्सरी में अगर ये समस्या नहीं जाती, अभी अगर आप लगाए हैं तो किचन गार्डन में ये समस्या नहीं आती। तो हमें शुरू से अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बीमारियों से भी हम छुटकारा ले सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास येलो स्टिकी कार्ड आता है तो उसको आप लगा दें। अगर नहीं है आपके पास तो एक डब्बा ले लें, उसको पीले रंग का पेंट कर दें और उसमें कोई ग्रीस या कोई तेल जो होता है जो चिपचिपा होता है, जैसे अरंडी का तेल है, ये लगा दें तो ये जो सफ़ेद मक्खी होगी उस पर चिपक जाएंगे। और आपका जो पौधा है, क्योंकि आपके किचन गार्डन में, इसलिए मैं उस पर दवा का छिड़काव करना मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। या आप नीम तेल का छिड़काव कर लें। अगर किसी कारण से अगर करना भी पड़े तो हमें बिल्कुल ऐसी दवा का छिड़काव करना चाहिए जैसे स्पिनोसैड नामक एक दवा है जो बिल्कुल कम जहरीली होती है, बॉटेनिकल्स की ग्रेड में आता है। तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं 10 लीटर में 4 ml, 10 लीटर पानी में 4 ml दवा करके। लेकिन बेहतर यही प्राकृतिक रूप से जितनी रोकथाम हो जाए। जी हाँ, और हमें इंटीग्रेटेड मैनर में जब हम नर्सरी उगाते हैं उसी समय से अगर आप जाली से अगर उसको ढक के नर्सरी हम बनाते तो ये समस्या हमें नहीं आती। जी बिल्कुल, इससे कहा जाता है जो तकनीक है वो काफ़ी आवश्यक हो जाती है उसको जानना, जिसके ज़रिए जो आपकी हम कह सकते हैं लागत तो कम होगी ही बल्कि जो मुनाफा है वो भी बढ़ सकेगा। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से टमाटर और मिर्च की अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से सामयिक कार्य आपको करने होंगे और इसके साथ ही गन्ने की खेती के साथ जो अंतर फसलें हैं उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है। यहाँ डॉक्टर संजीव जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जैसे आपने बताया जो अंतर फसली खेती हम करते हैं आलू और लहसुन की जो फसल एक बेहतर विकल्प के रूप में, लेकिन इसके अलावा भी जो किसान है कभी कभी हम देखते हैं अलग अलग फसलें लेते हैं, फिर चाहे गोभी वर्गीय फसलों की हम बात करें या जड़दार सब्जियां जो हैं उनमें कई और विकल्प हैं। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए क्योंकि मुनाफे को बढ़ाने की जब बात कही जाती है तो ना सिर्फ अंतर फसलें बल्कि जो हमारी मुख्य फसल है वहाँ भी हमारे जो किसान हैं उनको आमदनी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें? इसके लिए ध्यान ये रखना चाहिए कि जो हम गन्ने के साथ जो भी हम अंतर फसल का चयन करें वो तो फसल की अवधि की बात मैंने पहले ही बताया कि 100 से 120 दिन 130 दिन की होनी चाहिए। साथ ही साथ उस फसल की ऐसी किस्म का चयन करना चाहिए जो लंबाई में बढ़ने वाली हो और कम फैलने वाली हो जी। ये ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे गन्ने के ऊपर कोई ऐसा फर्क ना पड़े। और खासकर परिपक्वता अवधि जो है 100 से 120 दिन होनी चाहिए। बुआई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बुआई ट्रेंच विधि से करें और ताकि गन्ने को जब सिंचाई की आवश्यकता हो तो हम ट्रेंच में दे सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत में हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंचाई की रिक्वायरमेंट चाहे अंतर फसल को अलग समय पे पड़ती है और गन्ने को अलग समय पर पड़ती है जी। तो शुरुआत में हमें अंतर फसल के हिसाब से तब तक चलना पड़ेगा सिंचाई को लेकर के जब तक हम अंतर फसल की कटाई ना कर लें, लगभग 3-4 महीने तक। तो हमें उसके हिसाब से सिंचाई करनी होगी अंतर फसल को जब जब सिंचाई की जरूरत हो। और अगर ट्रेंच विधि से कर लेते हैं तो बहुत ही जरूरत है। अगर केवल गन्ने को जरूरत है तो ट्रेंच में हम गन्ने को सिंचाई कर देंगे, अंतर फसल बिल्कुल उससे प्रभावित नहीं होगी। चलिए, यानी इन बातों का मुख्य तौर पर ख्याल रखना होगा किसानों को जिससे अच्छी आमदनी उनको मिल सके। फिलहाल डॉक्टर संजीव कुमार पाठक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर संजीव हमें यहाँ बता रहे थे किस तरीके से आपको जो कृषि कार्य हैं वो करने होंगे अंतर फसलें जो फसलें आपने ली हैं उस दौरान भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर हमें टमाटर के बारे में जानकारी लेनी थी। जी, क्या जानना चाह रहे हैं बताइए। हेलो, सुन पा रहे हैं मनोहर जी, आपको सवाल पूछ सकते हैं आप। सवाल यही है हमारा कि हम अभी तो टमाटर लगा रखा है जी, तो उसमें एक तो नीचे से आधा टमाटर काला हो रहा है जी। चलिए, और कोई इसमें समस्या आप देख पा रहे हैं अभी? हाँ, अब मैं देख रहा हूँ सर, वो तो सही है, टीवी पे हूँ। और एक इसमें अभी जो लेट वाली फसल लगाई है वो कौन सी लगाई? चलिए बिल्कुल जी, यानी जो बाद की फसल आपने कब लगाया है जिसमें ये काला पना बता रहे हैं?
मनोहर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, आपने कब ये टमाटर लगाया था जो आप बता रहे हैं, जो फल है वो काला होने लगा आधा? ये सितंबर का लगा हुआ है, लास्ट सितंबर। हाँ, सितंबर का। जी हाँ, लास्ट सितंबर। हाँ जी हाँ, देखिए जैसा यही मैं बता रहा था कि आमतौर पे क्या होता है, जो टमाटर की फसल अपने यहाँ होती है 4 महीने के बाद वो फसल ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो अगर सितंबर में आपने लगाया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो फसल बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रही है। अब आपको देखना है कि अगर हम सिंचाई अधिक कर देते हैं, यानी नमी अगर हम अधिक रखते हैं तो उसमें मोल्ड्स आ जाते हैं और दूसरे फंगस आ जाते हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिंचाई अधिक नहीं करनी है जी। दूसरी चीज हमें रखना है कि अगर जैसे कालापन हम चाहते ना हो, जैसे पौधे में स्टेकिंग करना है। स्टेकिंग का क्या मतलब होता है कि हम कोई लकड़ी की डंडी लगाएं, पौधे को हमको ऊपर खड़ा रखना है। उससे क्या होगा कि सहारा देना है। पौधा जब सीधा खड़ा होगा, उसकी पत्तियां भी नीचे जमीन पे नहीं लगेंगी, फल भी जमीन पे नहीं लगेंगे। आपकी उपज अगर उतनी भी होगी, लेकिन जो आप मार्केट में ले जाएंगे वो उपज आपका, यानी मार्केटेबल यील्ड जो होगा, जो उपज आप बाजार में बेचते हैं वो बढ़ जाएगा। और ये जो तमाम समस्याएं हैं, ये समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर आपस बीच में जो जगह बनेगी उसमें हवा का संचार होगा, वायु का, तो फलन भी अधिक होगा। और जैसा ये बता रहे हैं कि काला पड़ जा रहा है, यानी जो टमाटर है वो फल तो बना लेकिन उसकी गुणवत्ता जो है वो खराब हो गई। यानी जैसे ही तापमान में बदलाव आया तो प्रभाव हमें दिखने प्रभाव है, ये समस्याएं कम होंगी। दूसरी चीज है कि जैसे अगर आप उस पर मल्चिंग कर देते हैं, हम जमीन पे हम काली पॉलीथीन लगा देते हैं, तो ये समस्या कम होती है। अभी जैसे इन्होंने पूछा कि अगर आगामी के लिए हम क्या करें, जैसे जिन किसान भाइयों की अगर टमाटर की फसल अभी खेत में है, और मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ कि पाला भी है, लेट ब्लाइट यानी झुलसा की भी समस्या है, या अर्ली ब्लाइट की भी समस्या है जी। अगर किसान भाई सब चीज़ों से अगर छुटकारा चाहते हैं और थोड़ी सी अगर तकनीकी अगर अपना सकते हैं, तो जैसे लो टनल है, आप अगर एक बेड बनाए, उसके दोनों तरफ आपका पौधा लगा हुआ है, यानी डबल रो सिस्टम में अगर लगा हुआ है, और उस पर 2 से 2.5 फुट ऊंचाई को हम उसको पॉलीथीन से अगर हम उसको ढक देते हैं जी, करीब 2-2, 3-3 मीटर के अंतराल पे हम पतली सी जो तार होती है उसका हम गोलाई में हम लगा देते हैं, और उसके ऊपर हम पॉलीथीन, सफेद पॉलीथीन हम डाल देते हैं। यानी इस तरह की संरचना अगर हम बना दें तो काफी फायदा इससे आपको फायदा क्या होगा, एक तो बढ़वार आपकी अधिक होगी, आपके जो तापमान कम रहेगा तब भी उसमें फलन लगेगा। जो बीमारी जैसे आती है, बीमारी क्यों आती है कि तो नमी अधिक हो जाता है और तापमान कम होता है, उन सारी समस्याओं से आप उसको छुटकारा मिलेगा और आपकी फसल जो है मार्केट में जल्दी आ जाएगी। जी बिल्कुल, ना सिर्फ जल्दी आएगी बल्कि अच्छा मुनाफा जो है देखिए आपको मिल सकेगा। फिलहाल डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से टमाटर और मिर्च की खेती अगर आप करते हैं तो वहाँ पर कौन से कृषि कार्य अभी आपको करने होंगे जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके। अब चलिए आपको जल्दी से हमारा जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं, जिससे पहले से ही जो आपके सवाल हैं आप उनको तैयार कर सकें। खासतौर से ये एक कोशिश हमारी रहती है जो किसान हैं जान सकें। कल हम खासतौर से बात करेंगे कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की, यानी जो नया हमारा कृषि कानून आया है उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी। साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक किसान कॉल सेंटर की जो लाइनें हैं खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।